नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं सीआरपीसी के सेक्शन 482। ये 482 क्या है? बेसिकली जो हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर है उसको हाईकोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी ग्रॉस जस्टिस जहां हो रही हो, इनजस्टिस हो रहा हो, किसी तरह का न्याय देना हो, वहां हाईकोर्ट की 482 पावर में आप जा सकते हैं। आपका मुकदमा नहीं सुना जा रहा है या आपको किसी तरह अब निचली अदालत में अपने मुकदमे से दिक्कत हो रही है, तब आप 482 में हाईकोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इस 482 का मिसयूज भी देखा गया है और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया एक जजमेंट आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह हाईकोर्ट में 482 का मिसयूज नहीं किया जा सकता है और बैलेंस बना के हाईकोर्ट चलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट आर के चड्ढा साहब जुड़ गए हैं, जो इसी मामले में जो पक्षकार थे, जिनके नाम है सुरेश ओबराय और विवेक ओबराय समेत कई और अन्य अभियुक्त इसमें बनाए गए थे। उनके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, तो उनकी तरफ से आर के चड्ढा साहब पेश हुए थे और हाईकोर्ट ने विस्तृत इस पर ऑर्डर दिया है। हाँ, आर के चड्ढा साहब सीनियर डेजिग्नेट एडवोकेट हैं और करीब 4 दशक से वकालत कर रहे हैं। तो आर के साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए ब्रीफ में कि आखिर ये मामला क्या था और क्यों 482 की पिटीशन हाईकोर्ट में गई। ये देखिए, ये ऐसा था मामला कि बहुत देर पहले ये विवेक ओबराय जो एक माना हुआ फिल्म एक्टर है, उसको अमेरिका में शो करने के लिए 2003 के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ आइए और यहाँ पर ये शो हो रहा है, आप इसमें आकर और ये पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप इस देश के माने हुए एक्टर हैं और आपका बड़ा नाम है। अगर आप वहाँ आएंगे तो हमारे शो में बड़ा अच्छा रहेगा। उसके लिए एक आदमी के साथ कोई इन्होंने सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट किया। इसमें मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि सुरेश ओबराय और उनकी पत्नी और उनकी बेटी एक याशी मल्टीमीडिया के नाम से एक कंपनी है जिसको ये इस तरह के ये जो आप शो है, तो उसके लिए वो उनका के साथ एक आदमी ने, एक फरात हुसैन नाम का आदमी था, उसने इनसे बात करी कि जी आप इनको भेजिए, जो इनका जो भी एंगेजमेंट का फीस होगा वो हम देंगे। और उसके लिए उन्होंने विवेक ओबराय को उसमें के साथ और इनके मिलकर याशी मल्टीमीडिया कंपनी है जो उसमें जो भी बोर्ड पे थे, जो इन फादर साहब जो मैंने जैसा अभी आपको बताया, इनके साथ एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट हुआ कि ये वहां जाएंगे। लेकिन वो उसमें जो भी हुआ कि इतना कर देंगे, जिस आदमी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ किस कारणवश वो वहां पर नहीं हो पाया। लेकिन एज फार एज विवेक ओबराय वाज कंसर्न, उसने अपना पूरा किया कि मैं तो आने को तैयार नहीं, लेकिन आपके यहाँ ही नहीं होता। एक दूसरा आदमी ने ये कहकर के जी मैंने इनको मनी दी और उसने कहा कि जी ये आए नहीं और ये मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे से ले लिया पैसा। तो उसमें क्या होता है कि आप तो जैसे कानून को जानते हैं कि जब तक प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो किसी के साथ तो कैसे कर सकता है एक थर्ड आदमी आकर हमको नहीं जी हमने पैसे भी दिए ये भी दिया, तो वो बात। उसके बाद ये इसके बाद कुछ सालों बाद उन्होंने उस आदमी का नाम, जिसका दीपक मेहता करके नाम था, उसने आकर अपना इंडिया में एक कंपनी पिटीशन करी कि एक एडमिटेड अमाउंट है कि जैसे कंपनी पिटीशन में आप जानते हैं कि लिक्विडेशन के लिए वो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि नहीं भैया ये सिविल है मैटर, आपका अगर कोई बनता है तो आप सिविल सूट करिए इसमें इंस्टीट्यूट, और उसमें जो भी आप पैसा मांग रहे हैं कॉम्पनसेशन जो भी मांग रहे हैं आपका, वो जो सिविल सूट था वो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस किया और उसमें जजमेंट में लिखा कि इस आदमी के साथ ये विवेक ओबराय और सुरेश ओबराय और जो लोग हैं कि
कंपनी क्या, उनका कोई लेना देना नहीं है और कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना। दूसरा ये भी कहा, और ये तो बात इतनी पुरानी हो गई है, इसका अंदर है लिमिटेशन का भी इशू। तो वो उस जो ऑर्डर आया उसके खिलाफ ये जो थे ये ऊपर गए अपील में कोर्ट ने सुनकर, पूरी बहस सुनकर, वही जो लोअर कोर्ट का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस का फैसला था, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता। और उस फैसले के बाद भी इनको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना था ये नहीं की, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ होते हुए भी कंपनी पिटीशन की डिसमिसल के बाद ये लॉ का मिसयूज करने के लिए इन्होंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट कर दी दिल्ली में कि जी इनको सुरेश ओबराय, विवेक ओबराय और सब लोगों को दिल्ली बुलाया जाए, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उस पर मैजिस्ट्रेट साहब ने ये ऑर्डर किया कि कुछ केस नहीं बनता। अगर केस है, आप जैसे कह रहे हैं धोखाधड़ी का कोई केस नहीं है, वो केस भी मैजिस्ट्रेट साहब ने, इनकी एविडेंस हुई दूसरी पार्टी की आए, उसको देखते उन्होंने लिखा पूरा ऑर्डर के इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता। अगर ज्यादा से ज्यादा है तो ये सिविल नेचर का है कि उसके बाद वो वहां से हारने के बाद इन्होंने जो आगे जुरिसडिक्शन थी सेशन जज साहब की, उनके यहाँ पिटीशन करी और उसमें कहा कि ये जो फैसला हुआ गलत हुआ। उस पर भी सेशन जज साहब ने वो रिविजनल जुरिसडिक्शन में ऑर्डर पास किया कि नहीं कुछ नहीं बनता, ये सिविल नेचर का केस है। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में आके अंडर 482 में पिटीशन करी कि ये नहीं, हमारे को पूरा नहीं सुना नहीं गया, और जो भी बातें होती लिखते हैं वो उसमें 482 के लिख कर इन्होंने करी। उस समय एज पर दी विजडम ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट उन्होंने नोटिस इशू किया और उस नोटिस के जवाब में मैं मिस्टर विवेक ओबराय, सुरेश ओबराय के साथ अपियर हुआ और मैंने कोर्ट को कहा कि दिस इज ए ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर्स ऑफ सेक्शन 482 ये नहीं कहता। और इसमें अभी तक कितनी आ चुकी है रूलिंग जिसमें उसमें मोटी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोली कि देखिए अगर आप एक सिविल केस को क्रिमिनल केस का रूप देना चाहते हैं और उसको इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि एज ए हैंडल, कि जो आपको पैसा वहां नहीं मिल रहा, जो ये सिविल नेचर का केस है, आप उसमें आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये मिसयूज है और इस मिसयूज को आप नहीं कर सकते। और उसके ऊपर कितनी कैटेना ऑफ जजमेंट साइन, यही जो था माननीय न्यायाधीश साहब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने, कौरव साहब ने ये इस फैसले में सारी चीजें लिखी कि सारी सिविल लिटिगेशन भी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जजमेंट का जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपने, हाँ, उसके बारे में मैं उन्होंने जज साहब ने हमारी बात मानी और कहा कि इट इज अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। आप सिविल लिटिगेशन खत्म हो गई, आपकी सारा कुछ फाइनलिटी होगी। और वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट जिसमें उन्होंने अपील करी थी अगेन दी डिसमिसल ऑफ द टूल एंड देन यू डिडंट चूज टू गो टू द ऑनरेबल सुप्रीम, वो कंक्लूसिव जजमेंट होने के बाद भी आप ये केस को आगे परस्यू कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बहुत संक्षिप्त में बता दूं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें विवेक ओबराय साहब को अमेरिका में शोज करने हैं, लेकिन दूसरी जो पार्टी है वो उसका दावा है कि विवेक ओबराय साहब आते नहीं है, जबकि विवेक ओबराय बिल्कुल तैयार थे। हमारा नहीं सर्कमस्टेंसेस में आरके सर, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो वायलेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल लायबिलिटी बनाने लगेंगे। इसीलिए जब मेट्रोपॉलिटन तो मैंने कोर्ट को कहा कि देखिए आप इसके दो, हमारा जो केस था उसमें दो थे इसके रूप। एक ये था कि मेरा कोई आपसे लेना देना नहीं था। दूसरा, अगर कल को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं बनता। नंबर 3, जब ऑलरेडी आपकी लिटिगेशन सिविल सूट भी डिसमिस हो गया,
कंपनी पिटीशन भी डिसमिस होगी, अपील भी डिसमिस। फिर क्या आपका वही जो आप कह रहे थे वो आपको कोर्ट की कंकरेंट फाइंडिंग है उसको दे रहा, तो आप फिर भी ये आया हाई कोर्ट। और 482 का मतलब ये नहीं है, 482 का ये है कि अगर कोई अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी को इनजस्टिस होता है, इसमें मैंने कोर्ट को ये कहा मेरे को इनजस्टिस है, इतने साल तक मैंने ये देखिए ये केस 2012 में ये इंस्टीट्यूट हुआ अंडर 482 इन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, बट आज 10 साल बाद हमें मिला फैसला। आपने 10 साल एक आदमी को जो के क्रिमिनल केस में ऐसे ही पसंद किया, झूठ बोलकर और एब्यूज और प्रोसेस किया, और फिर आकर आपने 482 सेक्शन की आपने आरके सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपने एक सिविल नेचर का आपके बीच पैसों का कोई आदान प्रदान हुआ, जबकि उसको हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। फिर भी आपने क्या किया, जब सिविल मैटर खारिज हो गया तो आप ये कहते हुए चले आए, कानून का आधार लेते हुए कि साहब सिविल अगर मैटर चल रहा है, सिविल आपके पास रेमेडी मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल रेमेडी हो नहीं सकती। हाईकोर्ट ने कहा हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक सिविल नेचर के मुद्दे पे 420 उसमें अभी आपको यही बात कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लेटेस्ट जजमेंट दी जिसमें जस्टिस कृष्णा मुरारी साहब ने बहुत सारी पुरानी जजमेंट्स को देके लिखा कि इफ यू वांट टू गिव कलर ऑफ क्रिमिनल नेचर टू ए सिविल डिस्प्यूट यू कांट देन। और उन्होंने एक्यूज के खिलाफ जो भी जिसमें बनाया गया था ये कंप्लेंट हुई थी, उन्होंने उसको वो FIR थी या वो कंप्लेंट थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको पूरा खारिज किया कि ये केस सिचेबल केस को आप क्रिमिनल केस नहीं बना सकते, टू यूज एज ए हैंडल टू ट्विस्ट द आर्म। जी, तो साफ तौर पर विवेक ओबराय के इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिल्कुल क्लियर एक बात हो जाती है। पहला कि आप सिविल नेचर का डिस्प्यूट है, आपका पैसा का लेन देन है, सिविल नेचर है, आप वो कह रहे हैं कि पैसा हमने दिया, आप कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ विप्लव जी, क्योंकि मेरे केस की बात हो रही है, तो उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि डिस्प्यूटेड था, जिसपे कोर्ट ने माना कि इनका इन आदमी से कोई लेना दे, और उसने ये होते हुए भी और उसने हमारे खिलाफ ये सारा इतने साल तक कोर्ट में लिटिगेशन, मैं यही कहता हूँ इवन क्रिमिनल नेचर की जो थी लिटिगेशन कितने साल रही, और वेयर एज सिविल की के ऑलरेडी फैसला भी हो चुका था। जी 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 जी, इम्पोर्टेंट बात है कि 2003-4 का जो एक तरह का प्रोग्राम था उसकी फिक्सेशन की बात थी, और 2022 तक विवेक ओबराय, उनके पिता और उनकी कंपनी को परेशान होना पड़ा, लिटिगेशन झेलना पड़ा, और अंतिम में हाई कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि जो सिविल का नेचर का है, यानी कि होता ये है कि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है। आप नीचे स्क्रॉल में इस पूरे जजमेंट का हम इसमें लिंक देंगे, आप उस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आर.के. चड्ढा साहब ने जो जस्टिस कृष्ण मुरारी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट का हवाला दिया उसका भी हम रेफरेंस दे देंगे, और सीनियर एडवोकेट आर.के. चड्ढा साहब ने जो हाई कोर्ट में तमाम जजमेंट्स का हवाला दिया उनको भी हम स्क्रॉल में देंगे। जजमेंट में मेरा ये मानना है कि दिस जजमेंट बाय द लर्नेड जस्टिस साहब ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, it would be an eye opener कि आप बिना वजह किसी को इस तरह to take shelter under section 482 of CRPC, you can't do this। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने साल लिटिगेशन में जो व्यक्ति परेशान रहा, मतलब एक कलाकार जिसे देश दुनिया प्यार करती हो, उसको 20-22 साल तक आपने एक बेवजह के लिटिगेशन में फंसाए रखा। क्या आर.के. चड्ढा साहब, क्या इसका कोई मतलब आगे क्या हो सकता है? क्या वो समय उनको वापस मिल पाएगा कभी? नहीं, उसके लिए और है रेमेडीज हैं। आप अगर करना चाहें, फॉल्सली मेरे खिलाफ किया था तो उसकी प्रतिक्रिया और है, तो उसमें आप कोर्ट में आप जा सकते हैं
और कॉम्पनसेशन जो भी है आप उसका मान सकते हैं, इवन प्रोसिक्यूशन भी उसमें हो सकती है। ठीक है। अच्छा, वो दर्शक जो हमारे आपको देख रहे हैं समझना चाहते हैं कि 482 का ये जो पावर का मिसयूज करते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट न्यूमरस बार कह चुका इनहेरेंट हाई कोर्ट की पावर है, लेकिन उसको यूज करते हुए हाई कोर्ट को बहुत कॉशियसली रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस मामले में हाई कोर्ट ने बेहद कॉशियसली होके इतने साल बाद ही सही लेकिन पूरी तरह से मामले को साफ कर दिया। मुझे ये बताइए कि 482 के मिसयूज को लेके आर.के. चड्ढा साहब, आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा भी यही कहना है कि 482 पावर को ऑनरेबल कोर्ट, आइदर इट इज हाई कोर्ट, और क्योंकि ये इसकी जुरिस्डिक्शन यही है, और इवन जब हम इसके बाद अगर कोई पार्टी पीड़ित होती है तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, तो ऑल दी circumstances, the facts of the matter, और इसमें क्या है उसे कई बार तो पूरा ऑन फेस ऑफ इट पता लग जाता है कि ये कार्रवाई की गई, जिसको हम फौजदारी कहते हैं, ये इसलिए करी गई कि वहां पर मैं इनकी आम ट्विस्ट करके इनसे पैसे ले लूं, और मेरे को ये, और कई बार ये भी होता है, जैसे ये वाले केस में भी हुआ कि आप सिविल केस नहीं करते पहले और बाद में पहले ये कर देते हैं क्रिमिनल के, जिससे कि यहीं से पैसा मिल गया। तो क्योंकि सिविल लिटिगेशन में तो आपको पता है कि मनी है, कोर्ट फीस देनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसका और अब प्रोसेस होता है। लेकिन ये एक शॉर्टकट से, जैसे कि मैं यहाँ, अच्छा अब आपने बिल्कुल अभी बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी बदनामी भी हुई तब, लेकिन आज जब ये आ गई जजमेंट, तो ये उस चीज को ये शो करती है कि देखिए कि एक आदमी जो इस चीज के मतलब जिसके ऊपर ये क्रिमिनल लिटिगेशन फासल नहीं करनी चाहिए थी, उनके ऊपर करी थी। तो इसी तरह के देश में कितने होंगे लोग। तो मेरा मानना यही है कि ये इट इज एन आई ओपनर, इसलिए ये जजमेंट एंड कपल्ड विद so many judgment by the honorable Supreme Court, ये ऐसा मामला है कि 482 का मिसयूज, सेक्शन 482 का मिसयूज नहीं होना चाहिए, एंड इट इज टू बी सीन। और अगर कोर्ट ने जैसे इस केस में कड़ा रुख लिया, कोर्ट को यही रुख अपनाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से सुरेश ओबराय, विवेक ओबराय का ही केवल मामला नहीं है, हालांकि देश के प्रतिष्ठित कलाकार हैं, फिल्म जगत में उनका एक बड़ा नाम है। आप सोचिए कि 20-22 साल के इस पीरियड में किस तरह के ट्रॉमा को उन्होंने झेला होगा। जब पहली बार मामला दायर किया गया होगा, समाज ने उनके बारे में क्या कहा होगा, लगा होगा कि आपने तो फ्रॉड कर लिया। लेकिन आज 2022 में जब फैसला आता है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। लेकिन इसी तरह मामलों में जहां सिविल नेचर मामला करके लोगों को हैरेस करते रहते हैं, उनके लिए एक ये जजमेंट अपने आप में एक बड़ा नजीर बनेगा। और इसीलिए हमने कहा कि पूरे जजमेंट का पूरा लिंक इस वीडियो के साथ हम देंगे। जी, आप जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर भी आर.के. चड्ढा साहब से आप कोई सलाह लेना चाहें, कोई बात करना चाहें, और इस पूरे 482 के मिसयूज पर अगर कोई अपनी सलाह लेना चाहे तो नीचे ईमेल और नंबर दिया है, आप तुरंत उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।